ओके गाइस, सो अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज अपन स्टार्ट करेंगे एक नई यूनिट जिसका नाम है सेल कम्युनिकेशन एंड सेल सिग्नलिंग। और इसके अंदर अपन ये दो टॉपिक ही मेजरली करेंगे, सेल सिग्नलिंग और सेल कम्युनिकेशन। इसके अलावा होस्ट पैरासाइट इंटरेक्शन नहीं करेंगे, माइक्रोबियल सेकेंड यूनिट का पार्ट है। होस्ट इंटरेक्शन एंड इम्यूनोलॉजी ये नहीं करेंगे अपन। इसके अलावा जो कैंसर है, सेल कम्युनिकेशन और सेल सिग्नलिंग है, ये सारे टॉपिक अपन करेंगे इन डिटेल अच्छे से। और मोस्टली क्वेश्चन जो है इन्हीं सब यूनिट से आते हैं, बाकियों से रेयर क्वेश्चंस आते हैं। ओके, तो स्टार्ट करें आज। ओके गाइस, सो सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट इज सेल सिग्नलिंग? क्या होती है सेल सिग्नलिंग? तो अगर सेल सिग्नलिंग की बात करोगे तो कोई भी जो सेल है वो अगर किसी सिग्नल को रिसीव कर रहा है तो सेल सिग्नलिंग होगी। बस, सो दिस इज योर रिसेप्टर एंड देयर इज अ सिग्नल कमिंग फ्रॉम आउटसाइड द एनवायरनमेंट एंड इट इज बाइंडिंग ऑन दिस रिसेप्टर, और इसके बाद में इसके अंदर कुछ रिस्पॉन्स होगा। ओके, तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं एक सेल सिग्नलिंग के अंदर वो क्या क्या है गाइस? अगर मैं बोलूँ कि कंपोनेंट्स जो नेसेसरी हैं एक सिग्नलिंग को फुलफिल करने के लिए या फिर एक सिग्नल को पूरा करने के लिए, तो क्या क्या चीज़ें होंगी? फटाफट नाम बताते जाओ कि ये चीज़ ज़रूरी है सेल सिग्नलिंग में। लिगैंड एंड रिसेप्टर, ओके। लिगैंड ज़रूरी है, ओके, जिसको आप एक, ओके, रिसेप्टर ज़रूरी है जिसको आप एक सिग्नल भी कह सकते हैं। इंट्रासेलुलर प्रोटीन्स की ज़रूरत है, ओके। इंट्रासेलुलर प्रोटीन्स जिसमें भी मोस्टली आपका सेकेंडरी मैसेंजर जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल करता है, प्ले। ओके, एंड देन आपको क्या होता है, रिस्पॉन्स मिल जाता है। तो ये कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है इसमें। एटीपी वगैरह, एनर्जी, यस, एटीपी भी ज़रूरी है, ऑब्वियस। तो कोई भी सिग्नल जो आएगा वो सबसे पहले रिसेप्टर पे बाइंड करेगा। तो सबसे पहली चीज़ कि सिग्नल्स दो तरीके के होते हैं, या तो वो मेम्ब्रेन के बाहर रह जाएंगे या वो मेम्ब्रेन के अंदर चले जाएंगे। तो हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक, देयर आर टू टाइप्स ऑफ सिग्नल्स या फिर लिगेंड्स जो कि सिग्नलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। एंड देन अपन बात करेंगे रिसेप्टर्स की। तो रिसेप्टर भी मल्टीपल टाइप्स के होते हैं एंड कैसा इंटरेक्शन हो सकता है एक लिगेंड में और एक सिग्नल में, वो भी अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिर अपन रिसेप्टर को अच्छे से कवर करेंगे, फिर अपन अंदर आ जाएंगे कि अंदर क्या क्या उसका कैस्केड होता है, किस तरीके से अंदर सिस्टम पूरा चलता है। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे जो है आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, एक रिवीजन जैसा भी है, पर हाँ काफ़ी चीज़ें आपको नहीं मिलेगी। तो ये यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है अगर रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो। अगर आप पीएचडी करने जाते हैं, इंटरव्यूज़ देते हैं पीएचडी के लिए, तो वहाँ पे इस यूनिट से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन टारगेट होते हैं, क्योंकि आप लोग मोस्टली जो हैं ऐसी चीज़ों की ही रिसर्च, ऐसी चीज़ों के ऊपर ही रिसर्च करना चाहते हो जिनके अंदर मोस्टली सेल से रिलेटेड हों, डीएनए से रिलेटेड हों, डेवलपमेंट से रिलेटेड हों। तो इनमें सब में सेल सिग्नलिंग इंपॉर्टेंट होती है। तो स्टार्ट करते हैं सेल सिग्नलिंग। तो उससे पहले एक ओवरव्यू अगर मैं बताऊं जो ज़रूरत है जिसकी, तो ओवरव्यू में कि सिग्नल ज़रूरी क्यों है और सिग्नल कौन सा होता है, आपकी सेल के अंदर किस किस तरीके के सिग्नल होते हैं। तो सिग्नल कैन बी ऑफ सर्वाइवल, ग्रोथ का हो सकता है कि भाई अगर सेल को ग्रोथ करनी है तो उसका सिग्नल जरूरी है। अगर उसको डिवाइड करना है तो भी उसको सिग्नल्स चाहिए। उसको डिफरेंशिएट करना है खुद को, जैसे स्टेम सेल्स होती हैं, देन आगे डिफरेंशिएशन होता है, तो उसमें भी उसको एक सिग्नल चाहिए। और अगर उसको डेथ करनी है, अपॉप्टोसिस होना है, तो भी सिग्नल आएगा और उसको प्रमोट करेगा। तो सिग्नल जो है किसी भी चीज़ का हो सकता है। अब बात करें ओवरव्यू की, तो ओवरव्यू में एक सिग्नल मॉलिक्यूल आता है, रिसेप्टर पे बाइंड करता है, कुछ मैसेज अंदर रिले होता है। क्योंकि ये सिग्नल मॉलिक्यूल पास नहीं कर सकता मेम्ब्रेन को, तो दैट इज़ द रीज़न कि अंदर आपको कुछ ट्रांसडक्शन पाथवेज चाहिए, और उसके अंदर प्रोटीन पार्टिसिपेट करते हैं जिनको अपन क्या कहते हैं, मोस्टली सेकेंडरी मैसेंजर। तो सेकेंडरी मैसेंजर की हेल्प से मैसेज को कन्वे किया जाता है एंड अकॉर्डिंगली आपको एक सेलुलर रिस्पॉन्स मिलता है। तो टेल मी व्हाट इज प्राइमरी मैसेंजर? प्राइमरी मैसेंजर क्या होता है? इफ दिस इज अ सेकेंडरी मैसेंजर देन व्हाट इज प्राइमरी मैसेंजर?
लिगैंड इटसेल्फ, तो सिग्नल विल बिहेव लाइक अ प्राइमरी मैसेंजर, क्योंकि वो पहला है जिसके पास मैसेज है, वो मैसेज लेके आएगा, अंदर नहीं जाने देंगे इसलिए उसको कन्वे करना पड़ेगा किसी को, एंड दैट मैन इज सेकेंडरी मैसेंजर. So first there is a reception of the ligand or signal, and there is a transduction of signal, and there is a response of signal. So 3 steps in signaling. So cell signaling conveys the concept that all the cell respond to a stimulus from its environment by relaying information into the internal compartment. That is obvious. To survive, cell must communicate, monitor the conditions in the environment, and respond accordingly. So basic steps is recognition, transfer of the signal across the plasma membrane, transmission into the specific effector molecules that are mostly your secondary messengers, and there is termination of the response. तो किसी भी चीज़, कोई भी सिग्नल जब आ रहा है तो जिस सिग्नल की वजह से क्या होगा, मान लो फॉर एग्जांपल ग्रोथ का सिग्नल है, ग्रोथ का सिग्नल आएगा, इट विल बाइंड टू इट्स रिसेप्टर एंड देयर इज अ कैस्केड ऑफ प्रोटीन, कैस्केड ऑफ सिग्नल्स, सिग्नल चलेगा, सिग्नल की वजह से ग्रोथ होगी. अगर वो सिग्नल वहीं का वहीं रह जाएगा और चलता ही रहेगा तो इट विल लीड इनटू कैंसर, क्योंकि अगर कंटिन्यूसली ग्रोथ हो रही है, डिवीज़न हो रहा है, तो कैंसर हो सकता है. तो ये चीज़ ज़रूरी है, मैंडेटरी है कि रिस्पॉन्स का टर्मिनेशन हो. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू टर्मिनेट द प्रोसेस. अगर प्रोसेस टर्मिनेट नहीं होगा तो इट विल रिजल्ट इनटू सम अदर डिजीजेस. इसलिए ये स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कि है टर्मिनेशन ऑफ द रिस्पॉन्स. एंड हाउ डज द सेल रिस्पॉन्ड? सो देयर आर 5 ways by which a cell can respond. First one is endocrine. एंडोक्राइन सेल का मतलब हो गया कि इसका बेस्ट एग्जांपल है हार्मोन्स. तो हार्मोन्स जैसे आपके मोस्टली पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होते हैं, तो पिट्यूटरी ग्लैंड से जो हार्मोन आएगा दैट विल बी ट्रांसपोर्टेड इन दी ब्लड स्ट्रीम. ब्लड स्ट्रीम में वो मूव करेगा और जो भी इसका टारगेट सेल है वहाँ पे रिसेप्टर के ऊपर बाइंड करेगा. सो देयर इज अ लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट विद द हेल्प ऑफ ब्लड स्ट्रीम. इस टाइप ऑफ सेल रिस्पॉन्स को अपन बोलते हैं एंडोक्राइन रिस्पॉन्स. सो एंडोक्राइन का मतलब क्या हो गया? Yes guys, endocrine means क्या होता है एंडोक्राइन का मतलब? एनिमल फिजियोलॉजी आपने करी होगी या स्टूडेंट्स भी होंगे जूलॉजी के. डक्टलेस ग्लैंड, यस. तो ग्लैंड में कोई डक्ट नहीं है, इट इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू द ब्लड एंड देन उसके टारगेट मॉलिक्यूल पर उसको जाना है. सो दिस इज योर एंडोक्राइन सिग्नलिंग. नेक्स्ट इज पैराक्राइन सिग्नलिंग. पैराक्राइन इज दी सिमिलर होता है, इसमें भी एक जो आपका सिग्नलिंग, जो सिग्नल है वो किसी सेल से रिलीज होता है और किसी टारगेट सेल के पास में जाके बाइंड करता है. बट कंडीशन क्या होती है? पैराक्राइन इसलिए बोलते हैं एंड इट शुड बी अ नियर बाय सेल. नियर बाय सेल है बट देर इज नो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, नो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट. अगर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हो गया इनमें तो वो बन जाएगा कॉन्टैक्ट डिपेंडेंट सिग्नलिंग. सो दिस इज योर सिग्नलिंग सेल एंड दिस इज योर टारगेट सेल. यहाँ से सिग्नल रिलीज हुआ, इसने बाइंड किया, आई मीन रिलीज नहीं हुआ, सिग्नल आपके सरफेस पे आएगा, सरफेस से ही उसको रीड कर लिया जाएगा टारगेट सेल के रिसेप्टर से एंड देन आपको स्टिमुलस मिलेगा. इसको अपन जक्स्टाक्राइन सिग्नलिंग भी कहते हैं. ओके, जक्स्टाक्राइन सिग्नलिंग इज दिस वन, कॉन्टैक्ट डिपेंडेंट. लास्ट इज न्यूरोनल, आई मीन सेकेंड लास्ट इज न्यूरोनल. तो न्यूरोनल आपने सुना होगा जैसे अपने एसिटाइल कोएंजाइम ए है, आई मीन नॉट ऐसे, न्यूरोट्रांसमीटर्स. ओके, न्यूरोट्रांसमीटर्स जो होते हैं, यस, व्हाट इज द न्यूरोट्रांसमीटर जो आपकी बॉडी में खासकर मिलता है? एसिटाइल कोलिन. ओके, तो एसिटाइल कोलिन आप सबको पता है रिलीज होता है वेसिकल्स की फॉर्म में, फ्यूज करता है और वो इंड्यूस्ड होता है, मतलब सिग्नल आएगा तो ही इंड्यूस होगा प्रोसेस. तो आपके जो एक्सॉन है उससे आपके सिग्नल्स रिलीज, आई मीन सिग्नल रिलीज होगा और टारगेट सेल के ऊपर रिसेप्टर पे बाइंड करेगा एंड अकॉर्डिंगली आपको रिस्पॉन्स मिलेगा. तो ये जो साइनेप्टिक साइनेप्स हो रहा है जिसके अंदर सिग्नल्स रिलीज हो रहे हैं, दैट इज योर न्यूरोनल सिग्नलिंग. ये सब आपने देखा होगा, इसको अपन भी डिस्कस करेंगे बाद में. लास्ट है जो फिफ्थ है, उसको अपन कहते हैं ऑटोक्राइन. ऑटोक्राइन मीन्स कि सेल्फ सिग्नलिंग बोलते हैं इसको, मतलब कि ये जो खुद सेल है इसमें से रिलीज होंगे आपके
लिगेंड्स सिग्नल्स उनको खुद के ही रिसेप्टर पे बाइंड किया जाएगा और रिस्पॉन्स जनरेट होगा. सो दैट इज योर ऑटोक्राइन. So these are 5 methods by which a cell will respond to a signal. ये clear है guys? Yes, clear है. ओके आगे चलते हैं सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स के ऊपर. तो जैसा मैंने बताया था क्या क्या कंपोनेंट्स नेसेसरी हैं सिग्नलिंग में. सो लिगेंड जरूरी है, रिसेप्टर जरूरी है, इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग होगी तो उसके लिए कुछ प्रोटीन्स की जरूरत है इंट्रासेलुलर. एंजाइम्स की हेल्प चाहिए होगी, सेकेंडरी मैसेंजर्स चाहिए अपन को, टारगेट प्रोटीन्स भी चाहिए जहाँ पर टारगेट होगा, एंड सम इनएक्टिवेटिंग प्रोटीन्स जो उस प्रोसेस को बंद भी कर सकें. अगर वो चलता रह गया तो डेफिनेटली इट विल लीड टू कैंसर. सो दीज आर योर टू सिग्नल्स. वन इज हाइड्रोफोबिक. तो जैसा मैंने कहा हाइड्रोफोबिक क्योंकि मेम्ब्रेन भी हाइड्रोफोबिक होती है तो इट विल इजीली पास थ्रू दी मेम्ब्रेन एंड अंदर इसका कौन होगा रिसेप्टर जिसको अपन कहेंगे साइटोसॉलिक रिसेप्टर. जबकि जो हाइड्रोफिलिक सिग्नल्स होते हैं उनके सरफेस के ऊपर मेम्ब्रेन के सरफेस के ऊपर आपके रिसेप्टर्स होते हैं जिनके ऊपर जब वो बाइंड करेगा तो इट विल बिहेव लाइक अ प्राइमरी मैसेंजर. मैसेज कन्वे होगा एंड इट विल बी कन्वर्टेड इनटू सिग्नल्स विद द हेल्प ऑफ सेकेंडरी मैसेंजर्स. तो मैसेज कन्वे किया जाएगा अंदर, वो खुद अंदर नहीं आएगा. तो देयर इज अ सिग्नल ट्रांसडक्शन प्रोसेस एंड अकॉर्डिंगली प्रोटीन्स बनेंगे. प्रोटीन्स जहाँ भी जाना होगा वहाँ पे अपना इफेक्ट शो करेंगे. तो ये हाइड्रोफोबिक सिग्नल्स और हाइड्रोफिलिक सिग्नल्स की बात होगी. अब बात करते हैं इन रिसेप्टर्स की. तो ये जो रिसेप्टर्स बाउंड हुए हैं ये भी 3 तरह के होते हैं. सबसे पहला है आयन चैनल लिंक्ड रिसेप्टर्स. तो आयन चैनल लिंक्ड रिसेप्टर्स में आपको यहाँ पे सिग्नल मॉलिक्यूल बाइंड करेगा तभी ये आयन चैनल्स जो हैं ओपन होंगे और उसके बाद ही आयन्स जो हैं अंदर जा सकते हैं. अदरवाइज दिस चैनल इज क्लोज्ड. सो टेल मी व्हाट टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट विल बी देयर थ्रू दीज रिसेप्टर्स, एक्टिव और पैसिव. पैसिव ट्रांसपोर्ट होगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा आयन चैनल में. एक्टिव. ओके यस क्योंकि अपन ने पढ़ा था, आपको याद हो आयन चैनल्स अपन किए थे पी टाइप एटीपीएस पंप में देखे थे. तो वहाँ पे मोस्टली आयंस जो हैं एटीपी रिलेटेड होते हैं. सिमिलरली यहाँ पे भी यही चीज़ होगी. अगर आयंस आ रहे हैं बाहर, कंसनट्रेशन ज़्यादा है तो इट शुड ऑटोमेटिकली गो इनसाइड क्योंकि वहाँ कंसनट्रेशन कम है. बट ऐसा नहीं होता है. जब तक कोई सिग्नल मॉलिक्यूल नहीं आता तब तक वो ओपन नहीं होते हैं एंड दे नीड एनर्जी फॉर दिस प्रोसेस. तो इसलिए आयन चैनल लिंक जो रिसेप्टर्स हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट है. एक और चीज़, कोई भी जो रिसेप्टर होता है ये आपकी है मान लो बाइलेयर, लिपिड बाइलेयर. तो इस रिसेप्टर के 3 पोर्शंस होते हैं. मान लो ये आपका रिसेप्टर है तो इसके 3 पोर्शंस होते हैं. एक होता है एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन जो कि एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट की तरफ मूव करके रखेगा. सो एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन, दिस इज योर ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन एंड दिस इज योर साइटोसॉलिक डोमेन. तो ये तीनों टर्म्स आपको क्लियर होनी चाहिए. कुछ पोर्शन उसका साइटोसॉल में भी होगा, कुछ उसका ट्रांस मेम्ब्रेन में होगा और कुछ उसका एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन में होगा. ओके ये मोस्टली रिसेप्टर्स की कैरेक्टरिस्टिक होगी. नेक्स्ट क्लास है आपकी जी प्रोटीन लिंक्ड रिसेप्टर्स जिनको अपन जीपीसीआर भी कहते हैं, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर. तो अभी अपन काफ़ी सारे जी प्रोटीन्स पढ़ के आए हैं. जैसे आपने पढ़ा होगा रेब जीटीपी, ओके रैन जीटीपी आपने पढ़ा, देन डायनेमिन भी जीटीपी यूज़ करता है. ओके इसके अलावा और कोई एग्जांपल्स. इसके अलावा और कोई एग्जांपल जो आप बता सकते हो. आज ही देखा था एक अपन ने SAR1. यस ये सारे क्या थे, जीटीपी बाउंड स्टेट में थे. इनका जीटीपी हाइड्रोलिसिस होगा तो अकॉर्डिंगली फंक्शन होगा. हाई टू लो हो रहा है तब भी एक्टिव होगा. नो आयंस जो हैं अगर हाई टू लो हो रहे हैं, अगर हाई टू लो हो रहे हैं आयंस की बात कर रहा हूँ. आयंस हाई टू लो नहीं होते हैं मोस्टली, पर फिर भी अगर हाई टू लो जाना है उनको तो वो पैसिव प्रोसेस से भी जा सकते हैं. ओके ग्लाइकोजन रिसेप्टर, अच्छा यस
यस वो अपन डिस्कस करेंगे। ओके, ग्लाइकोजन रिसेप्टर आगे आएगा, GPCR का होता है, यस याद है। तो काफ़ी सारे प्रोटीन्स थे जो GTP बाउंड स्टेट में थे। तो GTP बाउंड स्टेट में ये लोग क्या करते हैं, ये GTP बाउंड होता कैसे इनसे, तो इनको जरूरत पड़ती है आपके GPCR की। मतलब ये सब जी प्रोटीन लिंक्ड रिसेप्टर की तरह एक्ट करते हैं, क्योंकि जी प्रोटीन लिंक्ड रिसेप्टर्स जो होते हैं ये खुद को भी GTP की हेल्प चाहिए होती है एक्टिवेट होने के लिए। ये अपन प्रोसेस आगे देखेंगे। तो इसमें क्या होता है कि आपका एक जी प्रोटीन होता है जो कि एसोसिएट होता है रिसेप्टर के साथ में एज सुन एज GTP इज बाउंड। तो जैसे ही मान लो रिसेप्टर आ गया तो ये जी प्रोटीन इट विल शिफ्ट टुवर्ड्स दिस रिसेप्टर एंड इट विल एक्सचेंज GTP बाउंड स्टेट में आ जाएगा एंड अकॉर्डिंगली आगे फंक्शन करेगा। एंड लास्ट इज एंजाइम लिंक्ड। एंजाइम लिंक्ड में यहाँ पे एंजाइम्स होते हैं। उस एंजाइम में जैसे ही रिसेप्टर बाइंड करता है, ये सारे रिसेप्टर्स जो कि एंजाइम लिंक्ड होते हैं, एंजाइम मतलब प्रोटीन्स होंगे, प्रोटीन्स इस तरीके से फोल्ड होंगे कि दे विल बिहेव लाइक एन एंजाइम। जैसे रिसेप्टर टायरोसिन काइनेजेस, मोस्टली काइनेजेस होते हैं। काइनेजेस मीन्स वो फॉस्फोरिलेट करेंगे किसी चीज़ को एंड आगे का प्रोसेस जो है वो चलेगा। तो ये भी अपन डिटेल में देखेंगे, ये भी अपन डिटेल में देखेंगे। आयन चैनल लिंक्ड रिसेप्टर्स जो हैं इनका इतना कोई रोल नहीं है यहाँ पे। ओके, तो सबसे पहले अपन आते हैं जी प्रोटीन्स पे। तो जैसा मैंने बताया जी प्रोटीन के रिसेप्टर की बात करूँ मैं, सो इन इनएक्टिव स्टेट देयर इज दिस रिसेप्टर एंड देयर इज दिस जी प्रोटीन। ओके, जी प्रोटीन थोड़ा सा दूर रहता है, ऐसे पास में नहीं रहता है इतना इनिशियली, बट एज सुन एज देयर इज अ प्रोटीन बाइंड टू द रिसेप्टर, ये जी प्रोटीन इस रिसेप्टर के पास में आता है एंड इट विल एक्सचेंज दिस GTP। तो मतलब GTP को रिप्लेस कर देगा विद द हेल्प ऑफ GTP। अब ऑब्वियसली यहाँ पे प्रोटीन चाहिए होंगी अपन को, तो कौन सी होती है, ग्वानिन एक्सचेंज फैक्टर या फिर GNRP, ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड रिप्लेसमेंट प्रोटीन। तो ये कुछ प्रोटीन्स होते हैं या फिर एंजाइम्स होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं GDP से GTP में कन्वर्ट करने के लिए। तो ये क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे GDP को विद दी GTP। नाउ दिस कॉम्प्लेक्स इज एक्टिव। एक्टिव होने के बाद में क्या होगा, ये पूरा प्रोसेस GTP बाउंड जैसी स्टेट में आएगा, G अल्फा बीटा गामा, G अल्फा विल सेपरेट इटसेल्फ आउट फ्रॉम बीटा एंड गामा एंड विल गिव दी डाउनस्ट्रीम इफेक्ट्स। जबकि गामा और बीटा जो है मेम्ब्रेन एसोसिएटेड रहते हैं, मतलब ये भी मेम्ब्रेन एसोसिएटेड रहता है, बट ये आगे सिग्नलिंग करता है, ये एज इट इज़ मेम्ब्रेन में सिग्नल रहते हैं। एंड जैसे ही GTP हाइड्रोलाइसिस होगा, GDP में कन्वर्ट होगा, ये वापस इनके साथ जाके एसोसिएशन कर लेगा, ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा, तो वापस ये अपनी नॉर्मल स्ट्रक्चर में आ जाएंगे। तो इनएक्टिव स्टेट में GDP स्टेट रहता है, एक्टिव स्टेट में GTP में रहता है। ग्वानिन एक्सचेंज फैक्टर, ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड रिप्लेसमेंट प्रोटीन्स ये जरूरी हैं GTP लगाने के लिए, एंड GTP को रिमूव करने के लिए यू ऑल नो कि GTPase काम आता है। यस, ये अपन देख चुके हैं ऑलरेडी, बट फिर भी यहाँ पे इसी साइकिल को दोबारा दिखाया गया है। देयर इज सम ग्वानिन एक्सचेंज फैक्टर दैट इज कन्वर्टिंग दिस GDP इनटू द GTP। एक्टिव फॉर्म में हो चुका है ये, अब अपना रिस्पांस देगा। रिस्पांस देने के बाद में GTPase प्रोटीन आएंगे जिसको अपन गैप प्रोटीन कहते हैं, GTPase एक्टिवेटिंग प्रोटीन्स। ये आके उस GTP को वापस GDP में कन्वर्ट करेंगे एंड ये वापस एसोसिएशन कर लेंगे। ओके, तो इस तरीके का फॉर्मेशन होता है आपके जी प्रोटीन के एक्टिवेशन साइकिल में। ये आप पढ़ सकते हैं, यहाँ पे वही चीज़ें लिखी हुई हैं। तो इस रिसेप्टर का ओके, अब बात करते हैं अंदर के प्रोटीन्स की। तो जी प्रोटीन आपका एक्टिवेट हो चुका है। अब इस जी प्रोटीन के एक्टिवेट होने के बाद में अंदर सिग्नल जो है उसका ट्रांसडक्शन होगा। तो वो सिग्नल ट्रांसडक्शन करने के लिए, क्योंकि अभी प्राइमरी मैसेंजर से मैसेज लिया है तो उसको कन्वे करना पड़ेगा अंदर, तो वो कन्वर्ट किया जाएगा सेकेंडरी मैसेंजर्स में। तो सेकेंडरी मैसेंजर्स जो होते हैं, दे आर synthesis of secondary messengers follows the binding of the first messenger, that is any hormone or any ligand at the outer surface. A second messenger is capable of diffusing to the other sites within the cell. Second messenger often stimulate variety of cellular activities. It enables cells to mount a large scale coordinated response followed by stimulation by a single extracellular ligand. तो एक extracellular ligand bind किया, उसने अपना मैसेज अंदर कन्वे किया एंड अकॉर्डिंगली आपका पूरा प्रोसेस होता है। बट वो करता प्राइमरी मैसेंजर नहीं है, सेकेंडरी मैसेंजर करता है। बट जो रिस्पॉन्स करना है वही एग्जैक्ट रिस्पॉन्स आपको मिलता है, फर्क नहीं पड़ता है कि वो प्राइमरी मैसेंजर है या सेकेंडरी। ओके, बेस्ट एग्जांपल्स आप सब पढ़ चुके हैं, साइक्लिक GMP, साइक्लिक AMP, कैल्शियम,
फॉस्फोइनोसिटॉल, इनोसिटॉल ट्राइफॉस्फेट, डाइसैल ग्लिसरॉल, नाइट्रिक ऑक्साइड। इनको अपन एक एक करके डिटेल में देखेंगे। आपको याद होगा साइक्लिक एएमपी की अपन ने बात करी थी। किससे बनता है साइक्लिक एएमपी? यस गाइस, किससे बनता है साइक्लिक एएमपी? एटीपी से बनता है। कौन सा प्रोटीन एंजाइम काम आएगा यहाँ पे? विच एंजाइम इज यूज्ड? एडिनाइल साइक्लेजेस। यस, ओके। साइक्लिक एएमपी को मैं अगर तोड़ना चाहता हूँ, क्योंकि अगर साइक्लिक एएमपी इज अ टाइप ऑफ सेकेंडरी मैसेंजर, अगर ये ऑलवेज प्रेजेंट रहा तो सिग्नलिंग होती रहेगी, इट इज कैंसरस। बट मैं इसको वापस कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो किस में कन्वर्ट करूंगा इसको मैं? यस, अगर मेरे को साइक्लिक एएमपी रिमूव करना है तो सबसे पहले किस में कन्वर्ट होगा? एएमपी में। यस, एंड विच एंजाइम इज यूज्ड हेयर? कौन सा एंजाइम यूज करूंगा जिससे कि साइक्लिक एएमपी एएमपी में कन्वर्ट हो जाए? यस गाइस, एनी आइडिया? अब आप बायोकेमिस्ट्री पढ़ चुके हो, मैं आपसे ये आंसर एक्सपेक्ट करता हूँ। फॉस्फोडाइस्ट्रेजेस, ओके। तो साइक्लिक एएमपी में स्ट्रक्चर याद है आपको साइक्लिक एएमपी का? टेल मी, कौन सा साइक्लिक कहाँ बनता है? साइकिल कहाँ बनता है? कौन से दो कार्बन अटैच्ड होते हैं एक दूसरे से? 3 and 5, दैट इज राइट। 3 and 5 अटैच रहते हैं एक रिंग से, ओके। उस रिंग को आपको तोड़ना है। और लिंकेज कौन सा होता है 3 to 5? दैट इज अ फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज। और अगर आपको फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज को ब्रेक करना है तो वी विल यूज फॉस्फोडाइस्ट्रेजेस, ओके। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है कि एटीपी इज कन्वर्टेड इनटू साइक्लिक एएमपी विद द हेल्प ऑफ एडिनाइल साइक्लेजेस, एंड सिमिलरली जीटीपी इज कन्वर्टेड इनटू साइक्लिक जीएमपी विद द हेल्प ऑफ गुआनिल साइक्लेजेस। नाउ, क्योंकि ये हमेशा, ये दोनों सेकेंडरी मैसेंजर्स हैं, ये हमेशा ऑन नहीं रह सकते, इनको डिग्रेड होना जरूरी है, तो इनको कन्वर्ट किया जाता है इनटू एएमपी और जीएमपी विद द हेल्प ऑफ फॉस्फोडाइस्ट्रेजेस एंजाइम। अब एएमपी का करना है तो साइक्लिक एएमपी, जीएमपी करना है तो साइक्लिक जीएमपी, अकॉर्डिंगली आपको यूज़ करना है, ओके। तो ये हो गए आपके दो सेकेंडरी मैसेंजर्स जो अभी तक अपन ने डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट सेकेंडरी मैसेंजर है आपका डीएजी एंड आईपी3। आपको याद होगा अपन बायोकेमिस्ट्री में देख के आए थे कि पीआईपी2 जो है इट इज़ कन्वर्टेड इनटू डाइसाइल ग्लिसरॉल एंड आईपी3 विद द हेल्प ऑफ फॉस्फोलाइपेजेस सी। याद है आपको? मैंने 3 नाम बताए थे, फॉस्फोलाइपेजेस ए, फॉस्फोलाइपेजेस बी एंड फॉस्फोलाइपेजेस सी। कौन से कार्बन पे कट लगाते हैं ये? ए की बात करूं तो कौन से कार्बन पे कट लगाएगा? डाइसाइल ग्लिसरॉल में कौन से कार्बन पे कट लगाता है ये? ये कहाँ लगाएगा? ए मतलब 1, बी मतलब 2, 3 मतलब सी। तो अगर आप थर्ड कार्बन पे कट लगाओगे तो आपको एक मिलेगा डाइसाइल ग्लिसरॉल और एक मिलेगा इनोसिटॉल ट्राइफॉस्फेट। भूल गए इतने जल्दी? ये मैंने कराया था आपको क्लास में। सो बायोकेमिस्ट्री का रिवीजन नहीं है। आप सोच सकते हो कि आप कितना पीछे हैं प्रिपरेशन में, क्योंकि बायोकेमिस्ट्री सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसको मिस मत कर देना। और अभी तक आपका रिवीजन होना चाहिए था बायोकेमिस्ट्री का, ओके। सो पीआईपी2 आता कहाँ से है? सो पीआईपी2 एक्चुअली फॉस्फोइनोसिटॉल एक मॉलिक्यूल होता है जो ऑब्वियसली ये मेम्ब्रेन एसोसिएटेड है। इसमें काइनेसिस आता है जिसका नाम होता है PI4 काइनेसिस। तो ये 4th पोजीशन पे एक फॉस्फेट अटैच करता है। देन आपका PI5 काइनेसिस आता है, वो 5th पोजीशन पे एक काइनेस ऐड करता है, तो PIP2 बन जाता है, जिसमें 2 फॉस्फेट कहाँ होते हैं? 4th एंड 5th पोजीशन पे। जब इसको ब्रेक किया जाता है फ्रॉम द थर्ड कार्बन, इट रिजल्ट्स इनटू डाइसाइल ग्लिसरॉल एंड IP3, एंड दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ फॉस्फोलाइपेजेस सी, एंड these both DAG and IP3 are secondary messengers। तो 2 मैसेंजर्स अभी हो गए, साइक्लिक एएमपी, साइक्लिक जीएमपी, DAG एंड IP3 4 सेकेंडरी मैसेंजर्स हो चुके हैं। और क्या एग्जांपल्स दिए थे यहाँ पे? फॉस्फोइनोसिटॉल, इनोसिटॉल ट्राइफॉस्फेट, डाइसाइल ग्लिसरॉल, नाइट्रिक ऑक्साइड। यस, नाइट्रिक ऑक्साइड इज आल्सो अ टाइप ऑफ सेकेंडरी मैसेंजर, ओके। ये कहाँ काम आता है ये भी अपन आगे देखेंगे, पर नाइट्रिक ऑक्साइड जो है ये आपकी स्मूथ मसल्स को रिलैक्स करने में हेल्प करता है, तो उसकी सिग्नलिंग होती है, अपन आगे देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन
फिर से वहीं पे कि ये आपका एक रिसेप्टर है जी प्रोटीन का, फिर आपका जी अल्फा बीटा गामा बाइंड रहते हैं जीडीपी बाउंड स्टेट में। जैसे ही कोई रिसेप्ट सिग्नल आता है ये जीटीपी एक्सचेंज करता है। अब ये जी अल्फा जीटीपी जो है ये अलग अलग रिस्पॉन्सेज देता है। तो यहाँ पे 5 रिस्पॉन्सेज लिख रखे हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं और ये आपको याद होने चाहिए। ओके, सबसे पहला रिस्पॉन्स जो है वो है जी अल्फा एस या फिर ओ एल एफ, इसको एक्टिवेट। तो जी अल्फा एस, तो जी अल्फा तो आपका प्रोटीन है ही, एस मतलब स्टिमुलेशन या फिर एक्टिवेशन। तो सबसे पहला जो रिस्पॉन्स होगा वो होगा जी, आई मीन नॉट पहला, एक रिस्पॉन्स जो होगा वो ये हो सकता है जी अल्फा एस। तो जी अल्फा एस का मतलब हो गया कि इट विल एक्टिवेट द एडिनाइल साइक्लेसिस। और अगर एडिनाइल साइक्लेसिस एक्टिवेट होगा तो क्या प्रोड्यूस होगा, एटीपी से साइक्लिक एएमपी बनेगा। दैट मीन्स इट इज़ अ टाइप ऑफ सेकेंडरी मैसेंजर, मतलब सिग्नल हो रहा है। तो याद रखना अल्फा एस हमेशा एक्टिवेट करेगा एडिनाइल साइक्लेस को। और अगर यही बात करता है अल्फा आई की, आई मतलब इनिबिशन, तो ये क्या करता है, इनिबिट करता है एडिनाइल साइक्लेस को। तो अगर आप इनिबिट करोगे तो ये साइक्लिक एएमपी नहीं बनाएगा, देयर इज नो कंडक्शन ऑफ मैसेज। तो ये क्लियर है, स्टिमुलेशन एंड इनिबिशन दोनों, अल्फा एस और अल्फा आई, ये नाम इंपॉर्टेंट है, ये बहुत आगे आएंगे आपको, इसलिए कह रहा हूँ मैं। दो क्लियर है, ओके, तीसरे पे चलते हैं। नेक्स्ट इज क्यू, जी अल्फा क्यू। क्यू है आपका फॉस्फोलाइपेज एक्टिवेट करने वाला। तो अगर फॉस्फोलाइपेज को एक्टिवेट किया जाएगा तो PIP2 को DAG एंड IP3 में कन्वर्ट करेगा, PLC, जो खुद क्या है, सेकेंडरी मैसेंजर्स। तो अल्फा क्यू या फिर 11, ध्यान रखना कोई भी हो सकता है। इसका ऑपोजिट कौन होगा, एक्टिवेशन ऑफ साइक्लिक GMP फॉस्फोडाइस्ट्रेस, दैट इज अल्फा टी। सो क्यू एंड टी, क्यूट ऐसे याद रखना, क्यूट से दोनों पास में रहते हैं। ये क्या करेगा, ओके नॉट, इसका नहीं है ये, ओके सॉरी। तो जी अल्फा टी जो है ये साइक्लिक GMP फॉस्फोडाइस्ट्रेसिस करेगा। दैट मीन्स कि जो आपका GTP है उससे साइक्लिक GMP बनेगा, और वो साइक्लिक GMP जो है उसको वापस कन्वर्ट किया जाएगा GMP में। दैट मीन्स अगेन इनिबिशन हो रहा है आपके सिग्नल का। सो इट इज़ डन बाय जी अल्फा टी। आगे पता लग जाएगा इसको टी क्यों कहते हैं। वैसे तो इसमें डाइस्ट्रेसेस आता है, इसलिए टी का रोल जो है वो दिया जाता है। ये सिग्नल मोस्टली यूज़ होता है आपके आइज़ के अंदर। ओके, इसका एग्जांपल अपन देखेंगे, आइज़ के अंदर होता है एडिनाइल साइक्लेसेस एक्टिवेट होता है। आपको याद होगा अपन जब सिग्नलिंग, यस, रोडोप्सिन सिग्नलिंग में अल्फा टी काम आता है, दैट इज़ राइट। एंड लास्ट बचा हुआ है 12-13। 12-13 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट दिस इज़ अ कैंसरस। तो कैंसरस सिग्नल आएगा तो वो जी अल्फा 12-13 को एक्टिवेट करेगा, जिसकी वजह से एक्स्ट्रा प्रोलिफरेशन होगा, बहुत ज़्यादा प्रोलिफरेशन होने लग जाएगा सेल का और कैंसर हो जाएगा। तो दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट बट यू शुड नो दैट। तो याद रखना, अल्फा एस स्टिमुलेट करेगा एडिनाइल साइक्लेसिस को, अल्फा आई इनहिबिट करेगा, अल्फा क्यू है जिसको 11 भी कह रहे हैं वो फॉस्फोलाइपेज सी को एक्टिवेट करेगा, एंड क्यू टी जो है वो साइक्लिक GMP फॉस्फोडाइस्ट्रेसिस को एक्टिवेट करेगा। तो सबसे पहले अपन इस एडिनाइल साइक्लेसिस, ओके, सबसे पहले अपन काइनेसिस देख लेते हैं। अभी तक आप कई बार काइनेसिस सुनते आ रहे हो और आप सबको पता है कि वो एक फॉस्फेट ग्रुप अटैच करता है। तो काइनेसिस 3 तरीके के होते हैं, सीरीन थ्रियोनिन, टायरोसिन काइनेसिस एंड हिस्टीडीन काइनेसिस, क्योंकि सबके पास क्या होता है, OH ग्रुप होता है जो कि सब्जेक्ट टू फॉस्फोरिलेशन है। उसमें से भी सीरीन थ्रियोनिन जो है इसी के काइनेसिस आपके सिग्नलिंग में काम आते हैं। ओके, तो वहाँ पे नाम आएंगे PKA, PKB। होता क्या है, कहाँ से आते हैं ये, पहले इस सिग्नल को आप थोड़ा सा समझो। ये आपका एड्रेनलिन है जो सिग्नल है, ये बाइंड कर रहा है GPCR पे, उसकी वजह से आपका जी अल्फा जो है वो GTP बाउंड स्टेट में आ चुका है। ओके, ये एडिनाइल साइक्लेसिस एंजाइम है, ये इतना बड़ा जो है, इसने क्या किया, एडिनाइल साइक्लेस क्या करेगा, GTP को साइक्लिक GMP में कन्वर्ट करेगा। तो इसने क्या किया, इस GTP को कन्वर्ट किया है साइक्लिक GMP में। साइक्लिक GMP जो है, आई मीन साइक्लिक AMP जो है, नॉट GMP, ATP को इसने साइक्लिक AMP में कन्वर्ट किया। साइक्लिक AMP जो है अपना मैसेज आगे कन्वे करेगा टू अ न्यू प्रोटीन जिसका नाम है PKA। ओके, PKA। तो ये कौन सा आपका वो हुआ, दिस इज योर अल्फा एस, जी अल्फा एस। दिस एडिनाइल, आई मीन दिस जी प्रोटीन जो कि अल्फा बाउंड स्टेट में है, नाउ इट विल बिहेव लाइक अ जी अल्फा एस, क्योंकि जी अल्फा एस के इस एस का रोल क्या था, इट विल एक्टिवेट योर
एडिनाइल साइक्लेजेस। तो इसने एडिनाइल साइक्लेज को एक्टिवेट किया है। एडिनाइल साइक्लेज एक्टिवेट होने से साइक्लिक एएमपी बना है। साइक्लिक एएमपी विल एक्टिवेट अनदर प्रोटीन जिसका नाम है फॉस्फोकाइनेज ए। तो यहाँ से अब प्रोसेस पूरा स्टार्ट होता है। तो बात करते हैं फॉस्फोकाइनेजेस होते क्या हैं, इसलिए काइनेजेस की फैमिली जानना जरूरी है। उसमें भी सीरिन थ्रियोनिन जो काइनेजेस होते हैं उनकी डिफरेंट क्लासेस होती हैं। तो जो भी आपका साइक्लिक एएमपी है, साइक्लिक जीएमपी है, वो सब आगे नेक्स्ट स्टेप में किसको एक्टिवेट करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो PKA जो है ये एक्टिवेट होता है आपके साइक्लिक एएमपी से, जो अभी अपन देख के आए। तो साइक्लिक एएमपी आपका बन रहा है ATP से, उस एएमपी को कन्वर्ट किया जाएगा फॉस्फोकाइनेजेस ए में। अब ये आगे का स्टिमुलस देगा जो भी प्रोसेस होगा उसमें। एक होते हैं PKB। PKB आर एक्टिवेटेड बाय PIP3। ओके, PIP3 कहाँ देख के आए हो? PIP3 PIP3 अभी आपने नहीं देखा है, जबकि PIP3 जो होता है वो होता है 3, 4 एंड 5 का P3। अभी आप क्या देख के आए हो? PIP2 जो कि कन्वर्ट होता है IP3 में प्लस DAG में। अभी बात हो रही है PIP2 की, नहीं PIP3 की। तो ये अपन आगे देखेंगे, मैं आपको उस टाइम याद दिलाऊंगा PKB। बट ध्यान रखना कि इट इज़ ऑल्सो ए मेम्ब्रेन बाउंड प्रोटीन। मेम्ब्रेन बाउंड प्रोटीन होता है ये। इसके ये एक्टिवेट PKB से होता है और इसकी सिग्नलिंग आगे जाके बहुत काम आती है, सेल सर्वाइवल में आता है। यस, आगे देखेंगे अपन, ये एंजाइम रिलेटेड में आता है मोस्टली। नेक्स्ट इज PKC। PKC नाम से C आ रहा है, तो C मतलब कैल्शियम। सो इट इज एक्टिवेटेड बाय कैल्शियम एंड डाइएसाइल ग्लिसरॉल। तो डाइएसाइल ग्लिसरॉल कहाँ से बन रहा है? यहाँ से। ये डाइएसाइल ग्लिसरॉल और IP3, हमेशा ध्यान रखना जब भी PLC एक्टिवेट होता है तो IP3 जो है ये आपके साइटोसॉल में एक्ट करने लग जाता है। ये साइटोसॉल में चला जाता है एक्टिंग करना, आई मीन जो भी इसका काम है वो ये करेगा। बट डाइएसाइल ग्लिसरॉल इज ऑलवेज मेम्ब्रेन बाउंड। ओके, इट इज मेम्ब्रेन बाउंड। बट ये जो IP3 साइटोसॉल में गया है, इट विल एक्टिवेट कैल्शियम आयन चैनल्स। तो कैल्शियम चैनल्स ऑन करेगा तो साइटोसॉल में कैल्शियम की लेवल इंक्रीज हो जाएगी। वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से भी कैल्शियम एब्जॉर्ब करेगा, उसके मेम्ब्रेन के ऊपर भी कैल्शियम चैनल्स को ऑन कर देगा, जिससे कि कैल्शियम की कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी। और कैल्शियम की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो कैल्शियम आपकी साइटोसॉल में प्रेजेंट है, डाइएसाइल ग्लिसरॉल आपकी साइटोसॉल में प्रेजेंट है। ये दोनों क्या करेंगे? PKC को एक्टिवेट करेंगे और इनकी वजह से आगे रिस्पॉन्स आएगा। PKD नॉट वेल स्टडीड, बट ये मोस्टली जहाँ तक मेरे को याद है, एक तो ऐसी चीज़ें याद नहीं रहती, इस पर बहुत रिसर्च चल रही है और इसको किस में इंक्लूड कर दें, किसी को पता है ये? PKD। ओके, चलो ये भी मैं आपको उस टाइम बताऊंगा जब अपन PKB पढ़ेंगे। तो जो PIP3 है इसको एक्टिवेट करने का काम PKD का होता है और ये pH डोमेन होते हैं कुछ। PIP3 का अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे तो कुछ ऐसा होता है। ओके, तो जहाँ पे ये फॉस्फोरिलेशन होता है इस डोमेन को अपन pH डोमेन कहते हैं, बाद में आएंगे ये, डोंट वरी। तो उन pH डोमेन्स को एक्टिवेट करने का काम PKD का होता है, जो अगेन सेल ग्रोथ में रिस्पॉन्सिबल होते हैं। नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट PKD आप गूगल कर लेना, मे बी आपको आइडिया हो जाएंगे, एक रिसर्च पेपर मिल जाएगा। एंड लास्ट इज PKG। G मतलब साइक्लिक GMP से एक्टिवेट होगा। तो ध्यान रखना, PKA एक्टिवेटेड बाय एडिनाइल साइक्लेजेस, PKC एक्टिवेटेड बाय कैल्शियम प्लस DAG, PKD आई मीन G विल बी एक्टिवेटेड बाय साइक्लिक GMP, आई मीन साइक्लिक GMP, और ये साइक्लिक AMP। तो जो नाम वैसा काम, A फॉर साइक्लिक AMP, G फॉर साइक्लिक GMP, C फॉर कैल्शियम। इस तरीके से आप याद रख सकते हो। B और D को अभी आप छोड़ दो, थोड़ी देर आगे देखेंगे। तो अब अपन आते हैं अपने पहले प्रोटीन काइनेसिस पे जिसका नाम है PKA। तो इसका स्ट्रक्चर पूछा गया है इसलिए इसको बताया जा रहा है यहाँ पे, बाकी इसका कोई रोल नहीं है। तो ये जो प्रोटीन काइनेसिस होते हैं, मोस्टली प्रोटीन काइनेसिस जो होते हैं उनमें 4 सब यूनिट्स होती हैं। उनमें से 2 सब यूनिट्स आपकी रेगुलेटरी होती हैं जिनको रेगुलेट किया जा सकता है, और 2 आपकी कैटालिटिक होती हैं। ओके, ये रेगुलेटरी जो है इन कैटालिटिक सब यूनिट्स को रेगुलेट करती हैं। बट एज सुन एज देयर इज अ कंसंट्रेशन ऑफ साइक्लिक AMP इन द सेल, तो ये क्या करते हैं? बाइंड करते हैं ऑन दी साइक्लिक AMP, आई मीन नॉट साइक्लिक, फॉस्फोकाइनेसिस A पे एक्ट करते हैं और उसके भी रेगुलेटरी यूनिट्स पे बाइंड करते हैं जहाँ पे इनकी बाइंडिंग साइट्स होती है। तो एज सुन एज दे एसोसिएट विद दी
रेगुलेटरी सब यूनिट ऑफ पीके कैटालिटिक सब यूनिट्स आर रिलीज्ड। अब ये कैटालिटिक सब यूनिट्स जो हैं आगे जाके एक्ट करेंगी। ओके, यस AKT1 एंड ऑल मोस्ट टाइम देखेंगे अपन PIP3 में क्या होता है। तो ये प्रोटीन काइनेसिस एक ही बात कर रहे हैं, ये टेट्रामर होता है, इसमें 2 कैटालिटिक और रेगुलेटरी सब यूनिट्स होती हैं। साइक्लिक MP जो है वो हमेशा आपके रेगुलेटरी सब यूनिट से बाइंड करता है, जिससे कि कैटालिटिक सब यूनिट्स फ्री हो जाती हैं और वो साइटोसॉल में जाके एक्ट करती हैं। अब अपन आते हैं अपनी पहली सिग्नलिंग पे। तो पहली सिग्नलिंग है G-alpha-S की। G-alpha-S पढ़ने से पहले ये एग्जाम्पल है आपके एपिनेफ्रिन और ग्लूकागन की सिग्नलिंग का। तो आप सबको पता है एपिनेफ्रिन एंड ग्लूकागन बॉडी में कब रिलीज होंगे? यस गाइस, ये कब रिलीज होंगे बॉडी में? व्हेन यस इमरजेंसी, स्ट्रेस के टाइम ये। ओके, या फिर आपकी बॉडी में ग्लूकोज का अगर लेवल कम होगा, इमरजेंसी है, ग्लूकोज आपके ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ाना है, तो आपको GPCR G-alpha-S को एक्टिवेट करना पड़ेगा। ओके, तो अगर मैं बायोकेमिस्ट्री के रिस्पेक्ट में बात करूं तो कौन सा प्रोसेस होगा, कौन सा प्रोसेस स्टार्ट होना चाहिए? यस गाइस, कौन सा प्रोसेस स्टार्ट होना चाहिए अगर मेरे को ब्लड ग्लूकोज इंक्रीज करनी है? तो सिग्नलिंग छोड़ दो आप एक बार। पहला आंसर आया था ग्लूकोनियोजेनेसिस। नेक्स्ट कॉमनली सेइंग कि ग्लाइकोजिनोलाइसिस आप स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहली बात ग्लूकोनियोजेनेसिस की बात कर लेता हूँ मैं। आपको याद है ग्लूकोनियोजेनेसिस का प्रोसेस? याद है सभी को स्टेप्स इन ग्लूकोनियोजेनेसिस? तो टेल मी, ग्लूकोनियोजेनेसिस में सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम कौन सा था अगर आपको बायोकेमिस्ट्री याद हो तो? सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम ग्लूकोनियोजेनेसिस के अंदर कौन सा था? मेलेट डिहाइड्रोजनेस। कौन है ये? कौन बोल रहा है? ये मेरे को होस्ट लिखा आ रहा है, नाम बताना इसका। मनोशी तो नहीं है ये? मनोशी है ये। पायरुवेट कार्बोक्सीकाइनेजेस। ओके, और कुछ याद है ना आपको ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब क्या होता है? कि कार्बन कार्बन सोर्सेस के अलावा किसी भी और सोर्स से अगर आपको ग्लूकोज बनाना है तो दैट इज योर ग्लूकोनियोजेनेसिस। ओके, और एंजाइम्स बताओ। यस कॉमन वन इज पायरुवेट कार्बोक्सीकाइनेजेस, और ये तो बहुत आगे आता है, उससे पहले एक इंपॉर्टेंट एंजाइम आता है जो मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी, ऐसी बात नहीं है। इनोलेज। नो स्क्रीन शेयर नहीं है अभी, एक सेकेंड। वेट, देखना नहीं है, मन में देखना है, किताबों में नहीं। ओके, चलो इसको छोड़ो। व्हाट अबाउट ग्लाइकोजिनोलाइसिस? ग्लाइकोजिनोलाइसिस में सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम कौन सा था? नहीं याद है? वेरी गुड, बहुत पीछे हो आप लोग, बहुत ज़्यादा। एग्ज़ाम 2 महीने में ही है। यस, ग्लाइकोजन सिंथेस। पक्का? नो? ओके, चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। मेरे को पता है कि आप ऐसी हरकतें करते हो, इसलिए सबसे पहले ग्लाइकोजिनोलाइसिस देख लेते हैं। सो ग्लाइकोजन इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज 1 फॉस्फेट विद द हेल्प ऑफ अ वेरी इंपॉर्टेंट एंजाइम जिसका नाम होता है ग्लाइकोजन फॉस्फोरिलेज। ओके, एंड देन इट इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ये आगे की बात है, बट यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है, ग्लाइकोजन को जब ब्रेक डाउन करते हैं तो ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेजेस काम आता है। ओके, व्हाट अबाउट ग्लूकोनियोजेनेसिस? ग्लाइकोजेनेसिस जब आप उल्टा करोगे, ग्लाइकोजन का सिंथेसिस करोगे। ओके, ग्लूकोनियोजेनेसिस में वो 3 इंपॉर्टेंट एंजाइम्स थे। आई एम सॉरी, ग्लाइकोजेनेसिस का पूछ रहा था मैं। यस, वो एक आपका आंसर सही था कोमल।
ग्लाइकोजेनेसिस जो होता है, ग्लाइकोजन बनाने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम होता है वो ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से ग्लूकोज 1 बनता है और ग्लूकोज 1 से ग्लाइकोजन बनता है। ये रिवर्स में जब जाता है तो ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेसिस चाहिए, बट अगर ग्लाइकोजन बनाना है तो आपको क्या चाहिए, ग्लाइकोजन सिंथेस। ओके, यस मनोशी, आपने मेटाबॉलिज्म छोड़ा है बट यहाँ लिखना तो नहीं छोड़ा। या तो पूरा हार मान जाओ या फिर आधा अधूरा मत करो। मेटाबॉलिज्म पढ़ना इजी है, वो ऐसा नहीं है कि हार्ड है, और उससे क्वेश्चन आते हैं बहुत अच्छे क्वेश्चंस, बहुत अच्छे मतलब उनसे इजीली हो जाएंगे आपसे ऐसे क्वेश्चंस। ओके, तो ये दो एंजाइम्स के नाम याद हो गए आप लोगों को, अब इनको भूलना मत। तो ग्लाइकोजन बनाने के लिए ग्लाइकोजन सिंथेस, रिपीट करूं, माय क्वेश्चन वाज कि एपिनेफ्रिन अगर आपकी बॉडी में रिलीज हो रहा है, ग्लूकागन आपकी बॉडी में रिलीज हो रहा है, दैट मीन्स कि आपको ग्लूकोज की जरूरत है ब्लड में, और ब्लड में ग्लूकोज अगर लेनी है तो आपको ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन करना पड़ेगा। ग्लाइकोजन का जब आप ब्रेकडाउन करते हो तो ग्लूकोज 1 फॉस्फेट बनता है विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम जिसका नाम है ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज, अगर आपको याद नहीं हो तो। दूसरा काम अपन कर सकते हैं वो है ग्लूकोनियोजेनेसिस। ओके, उस प्रोसेस में भी आपको ग्लूकोज का जनरेशन होगा, तो ऑटोमेटिकली ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज होगा। तो फॉर एग्जांपल आप कहीं घूम रहे हैं और गली में आ गया कुत्ता और आपके पीछे पड़ गया, वो आप भाग रहे हैं, वो आपके पीछे पीछे भाग रहा है, दोनों में एड्रेनलिन का बड़ा जोश है, कोई नहीं रुक रहा दोनों में से। तो वहां पे एनर्जी कहाँ से आ रही है, सो वो एनर्जी आ रही है इस सिग्नलिंग से। तो इस सिग्नलिंग में होता क्या है कि एड्रेनल आपका जीपीसीआर एक रिसेप्टर है, इस पे बाइंड करता है। ये जैसे ही बाइंड करेगा आपका जी प्रोटीन अल्फा वाला एक्टिवेट हो जाता है, एक्टिवेट होकर वो जी अल्फा एस में कन्वर्ट हो जाता है। अब आपको पता है जी अल्फा एस का काम है एडिनाइल साइक्लेजेस को एक्टिवेट करना। एडिनाइल साइक्लेजेस अगर एक्टिवेट हो गया देयर विल बी ए सिंथेसिस ऑफ साइक्लिक एएमपी, और आपको पता है साइक्लिक एएमपी किसको एक्टिवेट करता है, प्रोटीन काइनेसिस ए को। अब ये क्या है, काइनेसिस है, इसका काम हर चीज़ को फॉस्फोरिलेट करना है। तो ये क्या करेगा, आपके जो ग्लाइकोजन फॉस्फोरिलेज है उसको फॉस्फोरिलेट कर देगा। अगर ग्लाइकोजन फॉस्फोरिलेज फॉस्फेट अटैच हो जाता है उसके साथ में तो इट विल बी इन एन एक्टिव स्टेट। ओके, इस स्टेप में यहाँ पे इसको ये फॉस्फोरिलेट कर देता है, इसको फॉस्फोरिलेट करते ही एक्टिवेट हो जाता है, एक्टिवेट होते ही ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन फटाफट स्टार्ट हो जाता है। अब ग्लाइकोजन जो है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट 1 फॉस्फेट पायरुवेट और इनसे वापस एनर्जी का प्रोडक्शन आई मीन ग्लूकोज का प्रोडक्शन होने लग जाता है। तो आप देख रहे हो कि दिस इज जीटीपी एक्टिवेटेड, GTP will activate your adenine cyclases. Adenine cyclases will convert ATP into cyclic AMP. Cyclic AMP will convert this pKa into active form. pKa will go and convert this inactive phospholipase kinases into active phospholipase kinases with the help of ATP obviously, and there will be an instant glycogen breakdown. Glycogen breakdown, glucose level increase होगा। तो ये हो गया आपका प्रोसेस ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन करने का। तो ध्यान देना कब ग्लूकोज बढ़ानी है और कौन से रिसेप्टर्स आई मीन कौन से लिगेंड्स काम आएंगे। तो ये अपन ने कहा जी प्रोटीन पे ग्लूकागन एपिनेफ्रिन बाउंड होगा, जी प्रोटीन एक्टिवेट होगा, अल्फा एस में कन्वर्ट होगा, जीटीपी एडेनाइल साइक्लेसेस एक्टिवेट होंगे, साइक्लिक एएमपी जो है उसका फॉर्मेशन होगा। साइक्लिक एएमपी प्रोटीन काइनेजेस ए को एक्टिवेट करेगा, प्रोटीन काइनेज ए जो है वो ग्लाइकोजन फॉस्फोरिलेज को एक्टिवेट करेगा, इनएक्टिव से एक्टिवेट कर देगा फॉस्फेट अटैच करके। ऑन दी अदर हैंड इट विल ऑल्सो फॉस्फोरिलेट, देखो ग्लाइकोजन फॉस्फोरिलेज को भी फॉस्फेट अटैच कर देगा ये, और ये ग्लूकागन ग्लाइकोजन सिंथेज पे भी फॉस्फेट अटैच कर देगा। बट ग्लाइकोजन फॉस्फोरिलेज पे अगर आप फॉस्फेट अटैच करते हो तो ये एक्टिव बन जाता है, ग्लाइकोजन सिंथेज पे अगर फॉस्फेट अटैच करते हो तो ये इनएक्टिव बन जाता है। सो दैट मीन्स इससे क्या होगा, ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन होगा। ग्लाइकोजन से क्या बनेगा, ग्लूकोज। ग्लाइकोजन सिंथेज को अगर आपने इनएक्टिव कर दिया तो ऑब्वियसली ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन क्या होगा, रुक जाएगा, जो कि अपन को चाहिए। अगर ग्लाइकोजन ही बनने लग गया तो फिर ग्लूकोज कहाँ से आएगा। तो ये ग्लाइकोजन सिंथेज को भी फॉस्फोरिलेट करके इनएक्टिव कर देता है।
इनएक्टिव कर दिया, नो फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोजन। कहाँ से होता है, ये रहा ग्लाइकोजेनेसिस। तो ग्लाइकोजेनेसिस मैंने कहा था सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट एंजाइम है आपका ग्लाइकोजन सिंथेस, ये बंद हो गया। इधर आपको प्रोसेस पता ही है, जैसे ही आपका फॉस्फेटेस काइनेज एक्टिवेट होगा, ये ग्लाइकोजन को ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में कन्वर्ट करेगा और ग्लूकोज जो है वो ब्लड स्ट्रीम में चला जाएगा। एक और काम जो फॉस्फोकाइनेजेस करेंगे वो है दे विल मूव इनटू द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में मूव करके ये कुछ CREB प्रोटीन्स को एक्टिवेट करेंगे। ओके, CREB प्रोटीन्स क्या होते हैं? यस गाइस, व्हाट आर CREB प्रोटीन्स? सुना है नाम आप लोगों ने? यस यस, साइक्लिक, यस 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 यस। तो ये क्या, क्योंकि साइक्लिक AMP से PK आया है, so these are your cyclic AMP response element binding proteins and CRE is your cyclic AMP response element। तो इस पे ये बाइंड करेंगे फॉस्फोरेटेड स्टेट में, क्योंकि ये फॉस्फोरेटेड हो चुका है इसलिए एक्टिव हो गया। बाइंड करेंगे, जीन एक्सप्रेशन करेंगे, और जीन एक्सप्रेशन किसका करेंगे? ये ग्लूकोनियोजेनेसिस का। तो यहाँ से स्टार्ट होंगे ग्लूकोनियोजेनेसिस के प्रोटीन्स, और वो जाके ग्लूकोज का फॉर्मेशन करेंगे फ्रॉम सोर्सेज अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स। ये साइकिल क्लियर है सभी को, जी अल्फा एस की? यस, ओके। तो ये हो गई बात आपकी अल्फा एस की। एक और एग्जांपल जो अल्फा एस का है वो है कॉलरा टॉक्सिन। तो कॉलरा टॉक्सिन में ये इसका डायग्राम है। यहाँ देखो कॉलरा टॉक्सिन आया है आपकी इंटेस्टाइन के अंदर, और जो विलाइज हैं उनके ऊपर एक प्रोटीन है, आई मीन नॉट प्रोटीन, गैंग्लियोसाइड है। आपको पता है गैंग्लियोसाइड क्या होता है? तो गैंग्लियोसाइड पे ये कॉलरा टॉक्सिन बाइंड करेगा और इट विल मूव इनटू दी सेल। अब सेल में ये मूव करने के बाद में क्या करेगा, जी प्रोटीन के साथ इंटरेक्शन करेगा, और ये जी प्रोटीन का ADP राइबोसाइलेशन कर देगा। अल्फा एस का ध्यान देना, अल्फा एस का ADP राइबोसाइलेशन कर देगा। ADP राइबोसाइलेशन का मतलब होता है कि अब ये कभी भी GTP, मतलब अभी ये हमेशा GTP बाउंड स्टेट में रहेगा, ये कभी भी GTP को एक्सचेंज नहीं कर पाएगा GDP में। ओके, तो हमेशा GTP बाउंड स्टेट में रहेगा। देयर विल बी अ लॉस ऑफ GTPase एक्टिविटी बिकॉज ऑफ ADP राइबोसाइलेशन। अब आपको पता है GTP अगर बाउंड स्टेट में रह गया तो ऑलवेज ऑन रहेगा। अब इसका काम क्या है, एडेनाइल साइक्लिसिस को एक्टिवेट करना। एक्टिवेट करते ही ATP को साइक्लिक AMP में कन्वर्ट किया जाएगा, वो प्रोटीन काइनेसिस A को एक्टिवेट करेगा। उस A के एक्टिवेट होने की वजह से सिग्नलिंग होगी, उस सिग्नलिंग से क्लोराइड आयन चैनल्स ओपन हो जाएंगे इंटेस्टाइन के क्लोराइड आयन चैनल्स अगर एक्टिवेट हो गए तो बाहर क्या हो जाएगा, हाइपरटोनिसिटी हो जाएगी। तो वो अपने साथ में वाटर को भी लेके जाएगा, तो आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन होने लग जाएगा, कॉलरा टॉक्सिन की वजह से डायरिया हो जाएगा। यस, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। तो ये रीज़न है कि यहाँ पे ये प्रोसेस होता है। तो ध्यान रखना, गैंग्लियोसाइड हमेशा एक रिसेप्टर की तरह बिहेव करेगा ऑफ कॉलरा टॉक्सिन। ये अंदर जाके ADP राइबोसाइलेशन कर देगा अल्फा इसका, जिसकी वजह से GTPase की एक्टिविटी उसमें लॉस हो जाएगी। हमेशा सिग्नलिंग ऑन रहेगी, क्लोराइड आयंस बाहर जाएंगे, पानी बाहर जाएगा, और बंदा भी बार बार जाएगा। ओके, तो ये होगी कॉलरा टॉक्सिन की बातें। अब अपन आते हैं नेक्स्ट पे, जिसका नाम है जी अल्फा टी। तो जी अल्फा टी क्या करता है? यस, साइक्लिक GMP फॉस्फोडाइस्ट्रेजेस। सही है नाम मेरा, या फिर ओनली डाइस्ट्रेजेस होता है? यस, ओके। तो जो आपका अल्फा टी है, अभी मैंने बताया था आपको पहले, यहाँ पे देखो अल्फा टी कहाँ गया, ये रहा। इट विल एक्टिवेट साइक्लिक GMP फॉस्फोडाइस्ट्रेजेस। अब आपको पता है अगर फॉस्फोडाइस्ट्रेजेस एक्टिवेट हो गया तो ये क्या करेगा, साइक्लिक GMP को कन्वर्ट करेगा इनटू GMP। क्या हो जाएगा, सिग्नल बंद हो जाएगा। तो इस सिग्नलिंग बंद होने से पहले आप सबको मैं बता दूं वापस कि ये एक सेल है जो कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे है, जो कि अप्रॉक्सीमेटली -70 मिलीवोल्ट होता है। इसमें से अगर नेगेटिव आयन आपने और बाहर निकाल दिया और पॉजिटिव आपने इसके अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया तो इट विल लीड इनटू अ स्टेट विच इज़ नोन एज डीपोलराइजेशन। अगर आपने इसमें नेगेटिव अंदर डाल रहे हो, अच्छा नेगेटिव बाहर निकाल रहे हो, नेगेटिव अंदर डाल रहे हो, पॉजिटिव बाहर निकाल रहे हो, तो हाइपर पोलराइजेशन हो जाएगा। इसका जो ग्राफ है वो आप यहाँ पे देख सकते हो कि दिस इज योर रेस्टिंग पोटेंशियल, जो कि माइनस में है 70 के आसपास। बट जैसे ही कोई स्टिमुलस आता है
सेल के अंदर से नेगेटिव चार्ज जो है वो बाहर जाने लगता है। तो ये जो पूरा चार्ट है, ये जो ग्राफ है उसमें आप देख सकते हो कि देयर इज एन इंक्रीज एज सून एज देयर इज अ स्टिमुलस, और ये डीपोलराइजेशन स्टेट में चला गया। सो दिस इज अ डीपोलराइजेशन स्टेट। दैट मीन्स आप पॉजिटिव चार्ज इंट्रोड्यूस कर रहे हो, इसीलिए ऊपर जा रहा है। फिर एक टाइम आएगा जब वो सिग्नल खत्म हो जाएगा, फिर वापस ये अपने रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में आने की कोशिश करेगा, तो रीपोलराइज होगा, बट वो इतना ज़्यादा हो जाएगा कि एक टाइम के लिए बहुत ज़्यादा नेगेटिव चला जाएगा, रेस्टिंग मेम्ब्रेन से भी नीचे चला जाएगा। तो उस स्टेट को अपन कहते हैं हाइपरपोलराइजेशन। कब होता है? जब बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नेगेटिव अंदर आने लग जाता है। तो ये आपको नर्व इम्पल्स कंडक्शन की कुछ बातें हैं जो पता होनी चाहिए। अब अपन बात करते हैं इस अल्फा टी की, कि साइक्लिक जीएमपी फॉस्फोडाइस्टरेज कब एक्ट करते हैं। तो आप सबने देखा होगा कि जब आप एक फ्लैश मारते हो आप किसी की आंखों पे, तो उसकी आंखें थोड़ी देर के लिए ऐसे बंद हो जाती हैं, फिर उसका हाथ अपने आप आंखों के आगे आ जाता है। देखा होगा आप लोगों ने, आंखें बंद हो जाती है, कुछ विजन जो है वो चला जाता है एक टाइम के लिए, बहुत छोटा टाइम होता है बट चला जाता है। तो वो जो चीज़ होती है, सेंस ऑफ विजन, किसी लाइट के गिरने की वजह से कम हो गई, और धीरे धीरे जैसे आप अगर सूरज को देखोगे, इफ़ यू आर लुकिंग एट सन, तो इनिशियली तो आपकी आंखें एकदम छोटी छोटी होने लग जाएंगी, बंद होने लग जाएगी। थोड़ी देर देखते रहोगे तो आप फिर खुली आंखों से उसको देख सकते हो। देखा होगा आप लोगों ने। तो होता क्या है, आपके जो सेल्स होते हैं आइज़ के अंदर, वो अडेप्ट होने लग जाते हैं उस लाइट के लिए धीरे धीरे, फिर आप उसको देख सकते हो आराम से। यस। बाकी अगर अचानक से कोई लाइट पड़ेगी तो आपकी आंखों को अडेप्ट होने के लिए टाइम चाहिए, उस टाइम के बाद ही वो अडेप्ट हो सकती है। तो कैसे होता है ये पूरा प्रोसेस, इसको अपन इस सिग्नलिंग में देखते हैं। तो आपकी आंखों के अंदर आप सबको पता है कि रॉड सेल्स एंड कॉन सेल्स होते हैं। रॉड सेल्स ब्लैक एंड वाइट विजन के लिए होते हैं, कॉन सेल्स जो हैं कलर्ड विजन के लिए होते हैं। सी फॉर कॉन, सी फॉर कलर्ड, आर फॉर रॉड, आर फॉर रात। तो रॉड सेल्स जो होती हैं उनके अंदर एक सिग्नलिंग होती है जब आपकी आंखों पे लाइट पड़ती है तो, और यहाँ पे जो ज़रूरी होता है वो होता है ये रॉड सेल, जिसके ऊपर यहाँ पे रोडोप्सिन होता है। ओके, और रोडोप्सिन के अंदर एक प्रोटीन होता है जिसका नाम होता है रेटिनल। रेटिनल सिस एंड ट्रांस फेज में रहता है। 11 सिस रेटिनल हो सकता है या फिर ऑल ट्रांस रेटिनल हो सकता है, पढ़ा है आप लोगों ने पहले भी। तो जैसे ही लाइट स्ट्राइक करती है 11 सिस रेटिनल पे, जो कि नॉर्मल कंडीशन में प्रेजेंट है, वैसे ही ये ऑल ट्रांस रेटिनल में कन्वर्ट हो जाता है। तो आप देख रहे हो लाइट स्ट्राइक करी रोडोप्सिन पे, रोडोप्सिन ऑल ट्रांस में कन्वर्ट हो गया। इस ऑल ट्रांस में कन्वर्ट होते ही रोडोप्सिन आपका क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा। ये एक्टिवेट होके क्या करेगा, ये एक्टिवेट होके आगे सिग्नल देगा, और सिग्नल देने से क्या होगा कि आपका जो जीटीपी है वो आएगा। एक्टिवेटेड रोडोप्सिन विल कैटलाइज द रिप्लेसमेंट ऑफ जीडीपी बाय जीटीपी। तो यहाँ पे जो जीडीपी स्टेट में था उसका एक्सचेंज किया जाएगा जीटीपी बाउंड स्टेट में, क्योंकि यहाँ पे सिग्नलिंग हो रही है। अब ये जो जीटीपी बाउंड स्टेट में है ये जाके एक्टिवेट करेगा आपके फॉस्फोडाइएस्ट्रेसेस एंजाइम को, फॉस्फोडाइएस्ट्रेसेस एंजाइम ऑफ साइक्लिक जीएमपी ऑब्वियसली। तो ये जो फॉस्फोडाइएस्ट्रेसेस एंजाइम है ये साइक्लिक जीएमपी के लेवल को कम करने में लग जाएगा। और साइक्लिक जीएमपी जो आपके आइज़ के अंदर होता है वो रॉड सेल्स के अंदर कैल्शियम की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करता रहता है। तो साइक्लिक जीएमपी एसोसिएटेड कैल्शियम चैनल्स होते हैं, उससे कैल्शियम इन्फ्लक्स होता रहता है आपकी सेल के अंदर, स्टिमुलस जो है वो आपको मिलता रहता है। ओके, आप सबको पता है कि कैल्शियम अंदर आ रहा है, अगर पॉजिटिव चार्ज अंदर आ रहा है तो हाइपरपोलराइजेशन होगा या डीपोलराइजेशन होगा। क्या होगा, डीपोलराइजेशन होगा। बट अब फॉस्फोडाइएस्ट्रेसेस ने क्या किया है, इस साइक्लिक जीएमपी को बंद कर दिया। साइक्लिक जीएमपी बंद होते ही कैल्शियम आना भी बंद हो जाएगा। कैल्शियम आना बंद हो गया तो कौन सी स्टेट में चला जाएगा, ये हाइपरपोलराइजेशन में। यस। सो कैटायन चैनल्स विल क्लोज प्रिवेंटिंग द इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम एंड कैल्शियम। मेम्ब्रेन इज हाइपरपोलराइज्ड एंड दिस सिग्नल इज पास टू द ब्रेन। तो ब्रेन में ये सिग्नल जाता है कि मेम्ब्रेन हाइपरपोलराइज हो रही है और आपकी आंखें जो हैं वो बंद हो जाती हैं। तो ये पूरा प्रोसेस होता है, कैल्शियम की कमी की वजह से, हाइपरपोलराइजेशन होने की वजह से आपकी आंखें बंद हो जाती हैं। तो ये होता है पहला स्टेप, जहाँ पे आपकी पहली बार जब लाइट स्ट्राइक करती है तो वो रोडोप्सिन को ऑल सिस से 11 सिस से ऑल ट्रांस रेटिनल में कन्वर्ट कर देती है, जिसकी वजह से जीडीपी जो है
वो एक्सचेंज होता है जीटीपी में। जीटीपी जाके फॉस्फोडाइस्टेरेस को एक्टिवेट करता है। फॉस्फोडाइस्टेरेस जो है साइक्लिक जीएमपी को बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से उसके साथ में कैल्शियम चैनल्स भी बंद हो जाते हैं। पॉजिटिव चार्ज अंदर नहीं आ पा रहा है तो नेगेटिव चार्ज अंदर आएगा, नेगेटिव चार्ज अंदर आएगा तो हाइपरपोलराइजेशन हो जाएगा। हाइपरपोलराइजेशन से ब्रेन तक मैसेज जाएगा और ब्रेन आंखों को बंद कर देगी या फिर प्यूपिल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देगी। ओके, बट फिर भी नहीं मान रहा कोई सामने वाला, लाइट पे लाइट डालता ही जा रहा है। तो क्या होगा, और लाइट आएगी और लाइट आएगी। तो लाइट आते आते ये जो रोडोप्सिन है ये एक प्रोटीन के साथ एसोसिएट हो जाता है जिसका नाम हो गया रिकवरिन। ओके, एंड एक प्रोटीन यहाँ पे एक्टिवेट हो जाता है जिसका नाम है रोडोप्सिन काइनेजेस। तो रोडोप्सिन काइनेज का मतलब हो गया कि अब ये रोडोप्सिन को क्या करेंगे, फॉस्फोरिलेट करने लग जाएंगे। सो रोडोप्सिन काइनेजेस विल फॉस्फोरिलेट दी ब्लीच्ड रोडोप्सिन। ब्लीच्ड मतलब बहुत ज़्यादा लाइट स्ट्राइक करती है तो ये एक तरह से खराब जैसा हो जाता है। तो ये जो ब्लीच्ड रोडोप्सिन है इसको फॉस्फोरिलेट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ रोडोप्सिन काइनेजेस। और क्योंकि कैल्शियम लेवल बहुत कम है इसकी वजह से यहाँ पे रिकवरिन प्रोटीन एक्टिवेट हो जाता है बिकॉज ऑफ लो कैल्शियम कंसनट्रेशन। ओके, अब क्योंकि रोडोप्सिन काइनेजेस भी है रिकवरिन भी है तो ये क्या करेंगे, फॉस्फोरिलेट करेंगे। एक बार फॉस्फोरिलेट होगा, दूसरी बार होगा, तीसरी बार होगा, 3 बार फॉस्फोरिलेट होते ही अरेस्टिन प्रोटीन जो है वो एसोसिएट हो जाता है। अरेस्टिन मतलब अब इसको ये अरेस्ट कर लेगा इस फेज में। ओके, अब अरेस्टिन जैसे ही बाइंड होता है आपका रोडोप्सिन इनएक्टिवेट हो जाता है क्योंकि इसने क्या कर लिया है, इसको पकड़ लिया है। अरेस्ट का मतलब यही होता है, अरेस्टिन। अब धीरे धीरे इस अरेस्टिन को आपको हटाना है। तो ये हटेगा कैसे, लाइट आती रहेगी, बहुत ज़्यादा लाइट आती रहेगी, रोडोप्सिन फॉस्फोरेट होता जाएगा, इनएक्टिवेट होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा। बट स्लोली धीरे धीरे आपका ये जो अरेस्टिन है ये भी डिसोसिएट करने लगेगा इन फॉस्फेट्स को। और धीरे धीरे फॉस्फेट्स डिसोसिएट होंगे। किस तरीके से होंगे, यहाँ पे जो अरेस्टिन प्रोटीन है इसके 3 फेट होते हैं। ओके, ये अरेस्टिन प्रोटीन है, इसके 3 फेट होते हैं। पहला फेट है कि ये विद द हेल्प ऑफ वन क्लैदरीन कोटेड वेसिकल ये आपके एंडोजोम के अंदर आ जाता है। ओके, और एंडोजोम में आके ये सिग्नलिंग करेगा सेल के अंदर, या तो जिससे कि क्या होगा और रोडोप्सिन बनेंगे और रोडोप्सिन आपकी मेम्ब्रेन पे जाके बाउंड होंगे, या फिर इस क्लैदरीन कोटेड ये जो आपका अरेस्टिन मॉलिक्यूल कंटेनिंग रिसेप्टर है इसको डिग्रेड कर दिया जाएगा। दूसरा प्रोसेस ये है। तीसरा है कि इसको अंदर लेके रिसाइकिल किया जाएगा और रिसाइकलिंग के टाइम इससे अरेस्टिन को हटा दिया जाएगा। तो रिसाइकलिंग में क्या होगा, अरेस्टिन रिमूव हो जाएगा और वापस आपका रिसेप्टर वापस मेम्ब्रेन पे बाउंड कर जाएगा। तो ये 3 इसके फेट होते हैं, इसको अपन रिसेप्टर रिसाइकलिंग कहते हैं। अब ये होने के बाद में आपका रोडोप्सिन वापस मेम्ब्रेन पे आ जाएगा और वापस अगर मेम्ब्रेन पे आ गया रोडोप्सिन नॉर्मल स्टेट में तो फिर ये क्या करेगा, जीडीपी बाउंड स्टेट में चला जाएगा। जीडीपी बाउंड स्टेट में जाते ही वापस आपका साइक्लिक जीएमपी के चैनल्स खुल जाएंगे और खुल जाएंगे तो कैल्शियम वापस अंदर आना स्टार्ट कर देगा। सो सबसे पहला स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं अपन सारी चीज़ों को, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। लाइट एब्जॉर्प्शन कन्वर्ट्स 11 रेटिनल इनटू ऑल ट्रांस रेटिनल एक्टिवेटिंग द रोडोप्सिन। इसको एक्टिवेट कर दिया गया है। एक्टिवेटेड रोडोप्सिन कैटलाइजेस द रिप्लेसमेंट ऑफ जीडीपी बाय जीटीपी। जीडीपी को रिप्लेस कर दिया, यहाँ से रिमूव कर दिया, जीटीपी को ऐड कर दिया। ऑन दी ट्रांसड्यूसिन, ट्रांसड्यूसिन मीन्स जी अल्फा टी, दिस इज योर ट्रांसड्यूसिन विच डिसोसिएट इनटू टी अल्फा जीटीपी एंड टी बीटा गामा। तो टी बीटा गामा यहाँ रह जाएगा, टी अल्फा जो है आगे जाएगा। दिस टी अल्फा जीटीपी एक्टिवेट साइक्लिक जीएमपी फॉस्फोडाइस्टेरेस बाय बाइंडिंग एंड रिमूविंग इट्स इनहिबिटरी सब यूनिट। ये इनहिबिटरी सब यूनिट जो है इस पर बाइंड रहती है, इसको रिमूव किया जाता है इसके थ्रू। ये जैसे ही रिमूव हो गया पीडीई एक्टिवेट हो जाता है। दिस एक्टिवेटेड फॉस्फोडाइस्टेरेस रिड्यूसेस द साइक्लिक जीएमपी टू बिलो द लेवल नीडेड टू कीप द कैटायन चैनल्स ओपन। तो जैसे ही इसकी कंसंट्रेशन कम होगी ये कैटायन चैनल्स बंद हो जाएंगे। कैटायन चैनल विल क्लोज प्रिवेंटिंग इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम एंड कैल्शियम जो कि पॉजिटिव चार्ज है, लीडिंग टू मेम्ब्रेन हाइपरपोलराइजेशन। दिस सिग्नल इज गिवन टू ब्रेन। कंटिन्यूड इफ्लक्स ऑफ कैल्शियम थ्रू दी सोडियम कैल्शियम एक्सचेंज रिड्यूसेस द साइटोसोलिक कैल्शियम कंसंट्रेशन। तो ये तो चैनल चलता ही है, इसके अलावा एक एक्सचेंजर होता है, ओके, एंटी पोर्टर है ये, ध्यान देना। तो ये क्या करेगा, कैल्शियम की कंसंट्रेशन को बाहर लेके जाएगा और सोडियम की कंसंट्रेशन को अंदर लेके आएगा। तो इस तरीके से ये चैनल चलता रहेगा। सोडियम अंदर आ जाएगा ऑब्वियसली, बट कैल्शियम नहीं आ पाएगा। सो कंटिन्यूड इफ्लक्स से क्या होगा, कैल्शियम बाहर चलता जाएगा, बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। रिडक्शन ऑफ कैल्शियम विल एक्टिवेट द गुआनिल साइक्लेजेस एंड इनहिबिट्स द फॉस्फोडाइस्टेरेस।
कौन सा है ये फॉस्फोडेस्टर, इसको बंद किया जाएगा बहुत कम कैल्शियम होने की वजह से, बहुत कम कैल्शियम होने की वजह से जीसी एक्टिवेट हो जाता है। ओके, जीसी एक्टिवेट होते ही वो इसको डिग्रेड करेगा, साइक्लिक जीएमपी को ऑन करेगा, साइक्लिक जीएमपी का लेवल बढ़ेगा तो ऑब्वियसली कैटायन चैनल्स भी ओपन हो जाएंगे। ओके, ये हो गया 7th स्टेप। नाउ 8th स्टेप में बात करते हैं। रोडोप्सिन काइनेजेस विल फॉस्फोरेट द ब्लीच्ड रोडोप्सिन, लो कैल्शियम एंड रिकवरिन stimulate this reaction and arrestin bind to the phosphorylated carboxyl terminal, inactivating the rhodopsin. Slowly arrestin will dissociate rhodopsin and is dephosphorylated, and all trans retinal is converted into 11 cis retinal. Rhodopsin is ready for another phototransduction cycle. तो ये समझ में आया सबको? कोई है जिसका इसमें डाउट हो? ओके, तो ये सेंस ऑफ विजन हो गया आपका साइक्लिक जीएमपी से, ये रिसेप्टर रिसाइकलिंग हो गया। अब नेक्स्ट है अपना जीक्यू सिग्नलिंग। तो जीक्यू सिग्नलिंग आप सबको पता है कि जीक्यू सिग्नलिंग क्या करता है, फॉस्फोलाइपेजेस सी को एक्टिवेट करता है। तो आपका एक लिगेंड आएगा, लिगेंड आके बाइंड करेगा रिसेप्टर पे। अच्छा, जीक्यू की बात कर लेता हूँ पहले यहाँ से, आपको समझ में आ जाए अच्छे से। तो ये आपका जीक्यू है, ये क्या करेगा, फॉस्फोलाइपेजेस सी को एक्टिवेट करेगा, और फॉस्फोलाइपेजेस सी अगर एक्टिवेट हो गया तो इट विल कन्वर्ट दी PIP2 इंटू IP3 एंड DAG। तो जैसा मैंने बताया PIP2 को ये कन्वर्ट करता है IP3 एंड DAG में, DAG मेम्ब्रेन में रह जाता है। IP3 क्या करता है, इंट्रासेलुलर कैल्शियम लेवल को इंक्रीज करता है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम को बाहर निकालेगा, इसकी मेम्ब्रेन से कैल्शियम चैनल्स से कैल्शियम अंदर लिया जाएगा, कैल्शियम की कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी। इधर प्रोटीन DAG जो है ये कैल्शियम की हेल्प से लेके प्रोटीन काइनेजेस सी को एक्टिवेट करेगा। याद है आपको, प्रोटीन काइनेज सी इज एक्टिवेटेड बाय कैल्शियम एंड DAG। तो कैल्शियम DAG एक्टिवेट होंगे तो ये चीज़ों को फॉस्फोरेट करेंगे, उसकी वजह से सेलुलर रिस्पॉन्स मिलेगा। तो ये बड़ी सिंपल सी सिग्नलिंग है GQ की, बट आपको पता होनी चाहिए क्यू में PLC एक्टिवेट होता है। एंड लास्ट है एनो सिग्नलिंग। तो एनो सिग्नलिंग में एनो आता कहाँ से है, सबसे पहला क्वेश्चन ये। तो एनो जो है वो आर्जिनिन से बनता है। आर्जिनिन को एनोसिंथेज एंजाइम जो है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में एंड NADPH की प्रेजेंस में, तो आर्जिनिन जो है सिट्रुलिन में कन्वर्ट होता है। तो अगर आर्जिनिन को सिट्रुलिन में कन्वर्ट करना है तो रिडक्शन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है? यस गाइस, आर्जिनिन रिड्यूस हो रहा है सिट्रुलिन में या आर्जिनिन ऑक्सीडाइज हो रहा है सिट्रुलिन में? यस, दैट इज राइट, इट इज रिड्यूसिंग। ओके, इट इज गेटिंग रिड्यूस्ड टू सिट्रुलिन। क्यों? NADPH क्या है, ऑलरेडी रिड्यूस्ड फॉर्म में है, ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। दैट मीन्स ये क्या है, ऑक्सीडाइज स्टेट में है, ये रिड्यूस हो रहा है सिट्रुलिन के अंदर। कहाँ दिमाग है, ये रिलीज करेगा एनो को। ओके, अभी से एनो से क्या होगी, सिग्नलिंग होगी। तो आप देख सकते हो कि एसिटाइल कोलिन जो है, जिसको आप सब जानते हैं एसिटाइल कोलिन बाइंड करेगा आपके जी लिंक्ड रिसेप्टर्स पे। जी लिंक्ड रिसेप्टर्स पे ये IP3 को फॉर्मेशन करेगा। दैट मीन्स कि एनो सिग्नलिंग में किसका इन्वॉल्वमेंट होता है, PLC का। PLC का काम क्या होता है, PIP2 को एक्टिवेट करना, उससे क्या बनता है, IP3 प्लस DAG। ओके, DAG आपका मेम्ब्रेन में रह जाता है, IP3 जो है कैल्शियम लेवल इंक्रीज करता है, कैल्शियम लेवल से कैलमोडुलिन एक्टिवेट होता है, कैलमोडुलिन से फिर एनोसिंथेज एक्टिवेट होता है, ये एनोसिंथेज आर्जिनिन को सिट्रुलिन में कन्वर्ट करता है, तो नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज होता है। ओके, वेरी सिंपल। तो ये जो GQ है इसके एसोसिएटेड होता है आपका एनो सिग्नलिंग। तो यहाँ से जो कैल्शियम इंक्रीज होता जा रहा है, इन कैल्शियम की वजह से एनोसिंथेज भी एक्टिवेट होता है। ओके, सो नाइट्रिक ऑक्साइड जो है, अब ये क्योंकि ये गैसियस कंपाउंड होता है, गैस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, इसलिए ये डिफ्यूज कर जाता है स्मूथ मसल्स के अंदर, और स्मूथ मसल्स में जाके ये उनको रिलैक्स करता है। रिलैक्स करते ही क्या होता है, किसकी हेल्प से करता है रिलैक्स, ये ग्वानिल साइक्लेजेस जो है उसको एक्टिवेट करता है। ग्वानिल साइक्लेज एक्टिवेट होते ही क्या होगा, साइक्लिक GMP बनेगा। साइक्लिक GMP विल एक्टिवेट प्रोटीन काइनेजेस G। प्रोटीन काइनेजेस G एक्टिवेट होने से क्या होगा, मसल रिलैक्स होंगी। तो आपको याद होगा एनो सिग्नलिंग में मैंने बताया था कि फॉस्फोकाइनेजेस G जो है इट इज़ एक्टिवेटेड बाय साइक्लिक GMP एंड इट इज़ एक्टिवेटेड इन दी एनो सिग्नलिंग। तो ये आपको याद रखना है कि एनो सिग्नलिंग में साइक्लिक GMP का बड़ा रोल होता है, एंड प्रोटीन काइनेजेस G एक्टिवेट होता है, बट इसको हेल्प चाहिए आपके PLC की। ओके, और PLC को एक्टिवेट कौन करता है, एसिटाइल कोएंजाइम ही, इसलिए IP3 का फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे।
ये क्लियर है गाइस? एनओ की सिग्नलिंग इट इज़ इजी, बट एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो कन्फ्यूज हो जाते हैं बच्चे। तो आपको चार्ट याद रखना है, वो चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके 20 मिनट है अपने पास में, आगे चलते हैं अपन एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर्स पे। ओके सो अब अपन जीपीसीआर देख चुके हैं अच्छे से। जीपीसीआर में अल्फा एस इंपॉर्टेंट है, अल्फा आई इंपॉर्टेंट है। अच्छा अल्फा एस में एक और नाम लिखा हुआ था अगर आपको याद हो तो, अल्फा एस एंड ऑल फैक्ट्री। ऑल फैक्ट्री मीन स्मेल करने की कैपेसिटी। ओके और स्मेल करने की कैपेसिटी का मतलब हो गया कि ये सिग्नलिंग जो ऑल फैक्ट्री में आपको सेंस ऑफ स्मेल देती है, ये भी एडेनाइल साइक्लेज के एक्टिवेट होने से होता है। ये क्या भेज दिया, एंड फैमिली ऑफ एंजाइम्स इज नोन एज एनोसिंथेज catalyzes the oxidation of arginine into NO with NADPH and oxygen serving. Okay, NS was hydrolyzed. Okay, आप ये कह रहे हो कि ऑक्सीडाइज हो रहा है। ओके देख लेते हैं, एक सेकेंड लेट मी चेक। ओके इसका एन यहाँ से रिलीज हो रहा है और ऑक्सीजन का ऑक्सीजन का एक ऑक्सीजन इस पर अटैच हो रहा है और एक ऑक्सीजन इस एनओ के साथ में जा रहा है। ओके अदर देन दैट व्हाट अबाउट दिस हाइड्रोजन NH2 ओके NHCH23 ओके CHCO3 NH3+। ओके यस आकाश यस ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। ओके यस तो ये यहाँ पे अटैच हो रहा है ऑक्सीजन का O, सो इट इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। ओके गाइज अब अपन आते हैं एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर्स पे। जीपीसीआर अपन देख चुके हैं, अब अपन एंजाइम लिंक्ड पे आते हैं। सो द रिसेप्टर एंजाइम इज अ प्रोटीन काइनेजेस, हमेशा काइनेजेस ही होते हैं ये, दैट फॉस्फोरिलेट टायरोसिन रेसिड्यूज इन ए स्पेसिफिक टारगेट प्रोटीन, एग्जांपल इंसुलिन रिसेप्टर्स। तो एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर्स जो हैं ये आपके जब ऐसे आगे प्रोसेस में आएगा तभी अच्छे से समझ में आएगा। ये थ्योरी अगर आपको नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं है। दीज प्रोटीन्स हैव अ लिगेंड बाइंडिंग डोमेन, ऑब्वियसली अगर ये मेरा मेम्ब्रेन है तो यहाँ पे बाइंड करेगा लिगेंड ऑन द एक्स्ट्रासेलुलर सरफेस ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड एन एंजाइम एक्टिव साइट ऑन द साइटोसॉलिड साइट। यहाँ पे होगा आपका एक एंजाइम। वो एंजाइम्स क्या होंगे, काइनेजेस होंगे मोस्टली, विद द टू डोमेन कनेक्टेड बाय अ सिंगल ट्रांसमेम्ब्रेन सेगमेंट। तो ये सिंगल ट्रांसमेम्ब्रेन सेगमेंट से कनेक्टेड होंगे। ऑटोफॉस्फोरिलेशन साइट्स ऑन द रिसेप्टर टायरोसिन काइनेजेस कैन कैरी आउट टू डिफरेंट फंक्शंस। दे कैन रेगुलेट द रिसेप्टर काइनेज एक्टिविटी और सर्व एज द बाइंडिंग साइट फॉर साइटोप्लाज्मिक सिग्नलिंग मॉलिक्यूल। तो ये सब क्या हो रहा है ये सिग्नलिंग देखने में ही समझ में आएगा। तो सबसे पहले अपन एक नाम है जिसका नाम है रिसेप्टर ग्वानिलिल साइक्लेजेस, इसके ऊपर आते हैं। और आप सबको पता है ग्वानिलिल साइक्लेज क्या करेगा, जीटीपी को साइक्लिक जीएमपी में कन्वर्ट करेगा। क्या सिग्नलिंग है इसकी, तो इसकी सिग्नलिंग आपके जब बीपी इंक्रीज होता है तब आती है। सबने देखा होगा आपकी बीपी बढ़ जाती है, कभी कुछ हो जाता है, तो जैसे ही ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है हार्ट सेल्स जो हैं वो एएनएफ रिलीज करते हैं एंड न्यूट्रल फैक्टर। तो ये जो एएनएफ है ये भाग के जाता है किडनीज के ऊपर और किडनीज के ऊपर आरजीसी को एक्टिवेट करता है। आरजीसी इज एक रिसेप्टर ग्वानिन साइक्लेसिस। कम होती है, ओके तो कम होती है तो ये सिग्नलिंग नहीं होगी आपके। ओके तो आरजीसी जो है रिसेप्टर ग्वानिन साइक्लेजेस इनको एक्टिवेट करता है, जिसकी वजह से साइक्लिक जीएमपी का लेवल इंक्रीज होता है। साइक्लिक जीएमपी गेटेड आयन चैनल्स खुल जाते हैं, जो कि अपन देख के आए थे। आंखों के अंदर भी कैल्शियम रेगुलेटेड होता है, सोडियम और कैल्शियम का इन्फ्लक्स होने लगता है। यस, इफ्लक्स ऑफ सोडियम इनटू द यूरिन फ्रॉम द ब्लड, इफ्लक्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स अलॉन्ग विद दैट, ब्लड वॉल्यूम डिक्रीजेस एंड आपका बीपी डिक्रीज हो जाता है। तो ये एक बहुत सिंपल प्रोसेस है जो ग्वानिलिल साइक्लेज की वजह से होता है। तो ये क्या करते हैं, सोडियम आयन चैनल्स को ओपन कर देते हैं, जिसकी वजह से सोडियम आपके यूरिन में जाता है। यूरिन में सोडियम जाएगा तो पानी को भी साथ में लेके जाएगा, उसकी वजह से ब्लड का वॉल्यूम कम होते ही ब्लड प्रेशर भी ऑटोमेटिकली डिक्रीज होता है। तो ये एक जस्ट अ सिंपल एग्जाम्पल। नेक्स्ट है रिसेप्टर टायरोसिन काइनेजेस, ये एक इंपॉर्टेंट एंजाइम है। अब ये सारे एंजाइम रिलेटेड क्यों हैं, क्योंकि इनमें मोस्टली आप एक्टिविटी आगे देखोगे तो ये कुछ ना कुछ फॉस्फोरिलेट कर रहे हैं, कुछ ना कुछ जो है कुछ ना कुछ एक्टिवेशन का काम कर रहे हैं। तो अभी जो रिसेप्टर ग्वानिन साइक्लेज देखा था इसमें कोई काइनेजेस एक्टिविटी नहीं है, इट इज़ अ सिंपल एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर जो कि किडनीज के ऊपर प्रेजेंट होता है। तो एंजाइम लिंक्ड का मतलब हो गया उनके
ग्वानिल साइक्लेज उसके एसोसिएटेड है। अब बात करते हैं रिसेप्टर टायरोसिन काइनेजेस की। नाम समझ में आ रहा है कि इनके अंदर काइनेजेस एक्टिविटी होगी और इनका जो रिसेप्टर होगा काइनेज एक्टिविटी उसमें कहाँ होगी, टायरोसिन के ऊपर, जो क्या है OH को कैरी करता है। सो रिसेप्टर टायरोसिन काइनेजेस इज ऑल्सो नोन एज ग्रोथ फैक्टर सिग्नलिंग। बेस्ट एग्जाम्पल इंसुलिन का होता है। और आप सबको पता है इंसुलिन कब रिलीज होती है, खाना खाने के बाद में। खाना खाने के बाद में ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ेगा, इंसुलिन रिलीज़ की जाएगी पेनक्रियास से। वो इंसुलिन जाके रिसेप्टर पे बाइंड करता है। बाइंड करने के बाद में ग्लूट ट्रांसपोर्टर्स जो है वेसिकल की फॉर्म में मेम्ब्रेन पे फ्यूज़ करते हैं और ग्लूकोज का इंटेक करते हैं। तो इसमें ये आपका लिगेंड है जो कि एक इंसुलिन है। ये आपके सेल्स के ऊपर आता है और इस पे बाइंड करता है। इसके पास में 2 बाइंडिंग साइट्स हैं, रिसेप्टर के पास में, लिगेंड के पास में, और रिसेप्टर्स के 2 डोमेन्स हैं जो कि मोनोमर्स होते हैं, अलग अलग प्रेजेंट हैं वो। जब ये इनएक्टिव है तब मेम्ब्रेन के ऊपर है, इनएक्टिव है। सो दीज आर योर रिसेप्टर टायरोसिन काइनेजेस। जैसे ही लिगेंड आता है ये दोनों डाइमराइज हो जाते हैं। सो लिगेंड मीडिएटेड डाइमराइजेशन ऑफ रिसेप्टर अकर्स। नाउ दिस इज इन एक्टिव फॉर्म। एक्टिव फॉर्म में होने के बाद में इनके अंदर होता है ट्रांसफॉस्फोरिलेशन या फिर ऑटोफॉस्फोरिलेशन। ट्रांसफॉस्फोरिलेशन मतलब ये इसके टायरोसिन को फॉस्फोरेट करता है और ये इसके टायरोसिन को फॉस्फोरेट करता है, दोनों क्या हो जाते हैं, फॉस्फोरेट हो जाते हैं। सो दिस इज योर ट्रांस ऑटोफॉस्फोरिलेशन। एक तरीका ये है जब आपके लिगेंड के पास में 2 बाइंडिंग साइट हो। अगर लिगेंड सिंगल बाइंडिंग साइट का है, दिस इनएक्टिव मोनोमर्स, लिगेंड विल इंड्यूस डाइमराइजेशन एट द इंटरफेस। तो लिगेंड इंड्यूस डाइमराइजेशन होता है क्योंकि एक ही इंसुलिन रिलीज नहीं होता है, बहुत सारे इंसुलिन रिलीज होता है, तो वो इन दोनों पे जाके बाइंड कर लेंगे। जैसे ही बाइंड करेंगे रिसेप्टर डाइमराइज होना स्टार्ट होगा, डाइमराइज होते ही एक्टिव बन जाएंगे, एक्टिव बनते ही ट्रांस ऑटोफॉस्फोरिलेशन हो जाएगा। तो जो चीज़ ज़रूरी है वो है कि सबसे पहले आपकी डाइमराइजेशन होगा रिसेप्टर्स का एंड देन ऑटोफॉस्फोरिलेशन या फिर ट्रांसफॉस्फोरिलेशन एक्टिविटी होगी। तो रिसेप्टर डाइमराइजेशन, ट्रांस या फिर ऑटोफॉस्फोरिलेशन। तो ये होता है रिसेप्टर टायरोसिन काइनेजेस का एकदम बेसिक स्टेप जो कि सब जगह होगा। उसके बाद में ये पाथवे फॉलो करेगा और उन पाथवे में सबसे पहला नाम है रास पाथवे, जिसको अपन मैप काइनेजेस पाथवे भी कहते हैं। याद है आप लोगों को, मैप काइनेजेस अपन देख के आए थे, अगर आपको याद हो, इथिलीन के बायोसिंथेसिस में, याद है, ETR1। फिर वो आगे जाके एक प्रोटीन को एक्टिवेट करता है जिससे कि मैप काइनेजेस की सिग्नलिंग कैस्केड होती है। पढ़ना, रिवाइज करना। ओके गाइस, तो कोई डाउट है आज की क्लास में किसी को? नो डाउट्स, ओके। So I will sign off now. Thank you very much guys. See you all tomorrow at 3:30. Till then, good night, take care.